नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनक्यूब एकेडमी के इस डिटेल्ड लेक्चर में। दोस्तों, आज हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में 15 या 20 मार्क्स का डायरेक्टली पूछा जाता है। इस वीडियो में हम हर पॉइंट को डिटेल में समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, और साथ ही हम बताएंगे कि एग्ज़ाम में आंसर कैसे लिखना होता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, explain the concept of company organization, discuss its features, merits and demerits. Introduction. A company organization is a modern form of business organization established under the Companies Act. It is created by law and enjoys a separate legal existence. Company organization is suitable for large-scale business operations due to its ability to raise huge capital and ensure continuity. तो दोस्तों, जैसे जैसे बिजनेस का साइज बड़ा होता गया, तो वैसे वैसे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप इनसफिशिएंट हो गए। तो लार्ज बिजनेस के लिए हमें चाहिए होता है ज़्यादा कैपिटल, ज़्यादा लोग, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और लीगल प्रोटेक्शन। तो इसी नीड को पूरा करने के लिए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था। मीनिंग क्या है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की? अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law, having a separate legal entity, perpetual succession and limited liability. तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एक लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर होती है। कंपनी को हम एक आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं क्योंकि ये नेचुरल ह्यूमन नहीं होती, लेकिन लॉ के थ्रू एग्जिस्टेंस मिलती है। कंपनी अपने नाम से बिजनेस करती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है और कोर्ट में केस भी कर सकती है। जैसे एग्जांपल जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस और भी। नेक्स्ट हम आते हैं अब फीचर्स क्या है कंपनी के। तो पहला फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इसका मतलब होता है कंपनी अपनी अलग आइडेंटिटी रखती है। शेयर होल्डर्स और कंपनी अलग होते हैं। अगर कंपनी को लॉस होता है तो शेयर होल्डर्स पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। जैसे एग्जांपल, अगर कोई भी लॉस होता है तो केस कंपनी पर होगा, उसके शेयर होल्डर्स पर नहीं। सेकंड क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी। शेयर होल्डर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है शेयर होल्डर की जिम्मेदारी सिर्फ उसके शेयर्स के अमाउंट तक होती है। जैसे अगर आपके 10,000 रुपये के शेयर्स हैं तो आपका मैक्सिमम लॉस सिर्फ 10,000 रुपये ही होगा। आपके पर्सनल असेट्स को नहीं बेचा जाएगा, मतलब कि आपके पर्सनल असेट्स लायबल नहीं होंगे उस लाइबिलिटी को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है perpetual succession. The company continues irrespective of death or insolvency of members. कंपनी की लाइफ कंटिन्यूस होती है। अगर कोई शेयर होल्डर मर जाए या रिटायर हो जाए तब भी कंपनी बंद नहीं होती। एग्जाम में आप एक लाइन लिख सकते हैं, कंपनी नेवर डाइज। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड स्पेशली इन पब्लिक कंपनीज। कंपनी के शेयर्स इजीली खरीदे और बेचे जा सकते हैं स्पेशली पब्लिक कंपनी में। इससे इन्वेस्टमेंट ईजी होती है, लिक्विडिटी बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन सील। द कंपनी हैज़ एन ऑफिशियल सील एज इट्स सिग्नेचर। कॉमन सील कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। जो भी डॉक्यूमेंट कंपनी अप्रूव करती है उस पर कॉमन सील लगती है। नेक्स्ट है, हम आते हैं अब मेरिट्स ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने के। पहला एडवांटेज है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो कंपनी वही कि शेयर होल्डर्स और कंपनी दोनों अलग होते हैं, तो शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। जितने उनके शेयर्स होंगे उतनी ही उनकी लाइबिलिटी होगी, या तो जितनी उनकी उन्होंने गारंटी दी होगी उतनी लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लार्ज कैपिटल। कंपनी शेयर्स इशू करके पब्लिक से पैसा जमा कर सकती है, इसलिए लार्ज प्रोजेक्ट्स पॉसिबल होते हैं इसमें। फिर है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। कंपनी प्रोफेशनल्स को हायर करती है, जैसे मैनेजर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, एक्सपर्ट्स हो गए। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है। फोर्थ है
एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, कंपनी इजीली न्यू ब्रांचेस खोल सकती है, फॉरेन मार्केट में जा सकती है। देन आते हैं स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, कंपनी स्टेबल होती है क्योंकि लीगल प्रोटेक्शन होता है और लाइफ लॉन्ग होती है इसलिए। देन डिमेरिट्स, क्या क्या डिसएडवांटेज या क्या क्या लिमिटेशंस हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के। पहला है हैवी लीगल फॉर्मेलिटीज़, तो कंपनी स्टार्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन, एमओए, एओए, अप्रूवल्स सब कुछ कंपलसरी होता है, इसलिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हो जाती हैं। एक है लैक ऑफ सीक्रेसी, कंपनी को अकाउंट्स पब्लिश करने होते हैं, गवर्नमेंट को रिपोर्ट्स देनी होती हैं, इसलिए सीक्रेसी मेंटेन नहीं होती इसमें। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, ओनर्स अलग होते हैं जैसे शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स अलग होते हैं जिन्हें कहते हैं हम डायरेक्टर्स। तो कभी कभी मैनेजर्स अपना इंटरेस्ट देखते हैं, ओनर्स का नहीं, तो ये चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है डिले इन डिसीजन मेकिंग, कंपनी में डिसीजंस बोर्ड मीटिंग्स और अप्रूवल्स के बाद लिए जाते हैं, इसलिए डिले होता है। बिना बोर्ड मीटिंग के आप कोई भी डिसीजन ऐसे ही रैंडमली नहीं ले सकते, बोर्ड मीटिंग्स में सभी जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके अप्रूवल लेने पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट है कंक्लूजन, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ट suited for large scale businesses due to its stability, capital strength and growth potential despite some limitations। तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल बिजनेस के लिए बेस्ट है, इसमें स्टेबिलिटी होती है, कैपिटल है, ग्रोथ के चांसेस हैं, लेकिन साथ ही लीगल फॉर्मेलिटीज, कंट्रोल इश्यूज भी होते हैं, इसलिए कंपनी फॉर्म उन बिजनेसेस के लिए सुटेबल होती है जो लॉन्ग टर्म और लार्ज लेवल पर काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, आल्सो कंपेयर दियर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि प्राइवेट कंपनी की फॉर्मेशन, पब्लिक कंपनी की फॉर्मेशन कैसे होती है और उनके दोनों के डीमेरिट्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो पहले आता है इंट्रोडक्शन, कंपनीज आर क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज बेस्ड ऑन ओनरशिप, कैपिटल रेजिंग एबिलिटी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, देयर फॉर्मेशन प्रोसीजर डिफर्स स्लाइटली। कंपनी फॉर्मेशन का मतलब होता है कंपनी को लॉ के थ्रू जन्म देना, कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं होती, इसलिए जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कंपनीज एक्ट के रूल्स फॉलो नहीं होते, तब तक कंपनी एग्जिस्ट भी नहीं करती। देन हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। तो मीनिंग, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो पब्लिक को शेयर्स इनवाइट नहीं करती, शेयर्स फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकती और मैक्सिमम इसमें 200 मेंबर्स होते हैं, 200 मेंबर्स से ज़्यादा मेंबर्स नहीं रख सकती, अगर ज़्यादा हुए तो फिर उसको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा उनको। स्टेजेस क्या क्या हैं, कैसे बनती है प्राइवेट कंपनी, पढ़ेंगे अब। पहला है प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब होता है बिजनेस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करना, प्रमोटर का काम होता है बिजनेस आइडिया ढूंढना, मार्केट स्टडी करना, कैपिटल का एस्टिमेशन, लीगल रिक्वायरमेंट समझना। देन आता है हमारा सेकेंड स्टेज, नेम अप्रूवल। तो कंपनी का नाम यूनिक होना चाहिए, इस स्टेज में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास 2 से 3 नाम सबमिट किए जाते हैं, आरओसी चेक करता है नाम पहले से रजिस्टर्ड तो नहीं है और कोई मिसलीडिंग तो नहीं है, ये सब आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी चेक करती है। देन थर्ड स्टेज है प्रिपरेशन ऑफ एमओए एंड एओए। तो ये स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एमओए बताता है कंपनी का नाम, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है कंपनी के, कंपनी की कैपिटल कितनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ कहाँ पर हैं, ये सब एमओए बताता है। और एओए क्या बताता है, एओए कंपनी के इंटरनल रूल्स होते हैं। एओए बताता है डायरेक्टर्स के क्या क्या पावर्स हैं, मीटिंग्स कैसे होंगी, शेयर का इशू किस टाइप से होगा, मतलब कि शेयर्स कितने रुपए के इशू किए जाएंगे, ये सब। देन आता है नेक्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन,
इस स्टेज में MOA, AOA और डॉक्यूमेंट्स ये सब ROC को सबमिट किए जाते हैं। अगर सब ठीक होता है तो ROC सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वही ये सर्टिफिकेट मिलते ही कंपनी लीगली एग्जिस्ट करने लगती है। इसके बाद कंपनी बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है। नेक्स्ट आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद डायरेक्टली बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होता है जैसे कि प्राइवेट कंपनी को सेपरेट कमेंसमेंट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, जबकि पब्लिक कंपनी को होती है। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक कंपनी। इसमें जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स हैं, प्रमोशन, नेम अप्रूवल, प्रिपरेशन ऑफ MOA, AOA, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन, ये सब तो सेम ही है एज प्राइवेट कंपनी। बट इसके बाद ये जो 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं तो वो पढ़ेंगे हम। इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस होता है, प्रॉस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जो पब्लिक को कंपनी के बारे में बताता है, इन्वेस्टमेंट के लिए इनवाइट करता है। इसमें होते हैं कंपनी का ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या क्या लिखा होता है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर लिखा होता है और रिस्क फैक्टर्स भी लिखे होते हैं। फिर आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो कंपनी जब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती जब तक मिनिमम रिक्वायर्ड कैपिटल कलेक्ट ना हो। देन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही पब्लिक कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। एग्जाम के लिए एक लाइन बहुत ज़रूरी है, पब्लिक कंपनी कैन नॉट कमेंस बिजनेस विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। ये जरूर लिखना एग्जाम में। अब हम आते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। तो पहले पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी के क्या क्या मेरिट्स हैं। पहला है लेस लीगल फॉर्मेलिटी, जिसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ कम होती हैं, बेटर कंट्रोल होता है और बिजनेस सीक्रेसी रहती है। पब्लिक कंपनी क्या क्या मेरिट्स है, ह्यूज कैपिटल लगता है इसमें, ह्यूज कैपिटल रहता है अपने कंपनी के पास, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है और एक्सपेंशन पॉसिबल रहता है। नेक्स्ट डीमेरिट क्या क्या है, डीमेरिट प्राइवेट कंपनी की डीमेरिट्स हैं, लिमिटेड कैपिटल होती है और रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ रहती है। बट पब्लिक कंपनी क्या क्या डीमेरिट्स हैं, मोर रेगुलेशंस, ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन जिसे फॉलो करना पड़ता है। डिले इन डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है क्योंकि बिना बोर्ड ऑफ मीटिंग्स के डिसीजन नहीं लिए जाते। और लैक ऑफ सिक्रेसी भी रहता है क्योंकि इन्हें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पब्लिश करना पड़ता है और गवर्नमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, इसलिए सिक्रेसी मेंटेन नहीं होती इसमें। नेक्स्ट अब हम आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स नीड, सिग्निफिकेंस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो इंट्रोडक्शन इसका, अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स formed to promote economic interests through mutual help. It is based on democratic principles. तो दोस्तों ये क्वेश्चन थ्योरी प्लस सोसाइटी प्लस इंडियन इकोनॉमिक्स से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इसमें कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां लोग वॉलंटरीली मिलकर अपने कॉमन बेनिफिट के लिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इसका मेन एम होता है सर्विस, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक प्रिंसिपल पर काम करती है जिसे बोलते हैं ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। मीनिंग, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, अ कोऑपरेटिव इज एन autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs through a jointly owned and democratically controlled enterprise। तो वही कि कंपनी जो है तो जहाँ लोग वॉलंटरीली मिलकर अपने कॉमन बेनिफिट्स के लिए बिजनेस करते स्टार्ट करते हैं, वही इसका मेन प्रॉफिट, वो मेन एम सर्विस देना होता है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। नेक्स्ट हम आते हैं नीड।
क्या क्या है, नीड क्या है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो जब प्राइवेट बिजनेस और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में गरीब फार्मर्स, स्मॉल प्रोड्यूसर्स, वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता था, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी। तो पहली नीड क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शंस। तो मनी लेंडर्स और मिडलमैन हाई इंटरेस्ट लेते थे, फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने सस्ता लोन फेयर सिस्टम प्रोवाइड किया। वही कोऑपरेटिव प्रोटेक्ट फार्मर्स, वर्कर्स एंड स्मॉल प्रोड्यूसर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर्स एंड मिडलमैन। नेक्स्ट आता है एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन बाय डायरेक्टली कनेक्टिंग प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। कोऑपरेटिव्स रिड्यूस अननेसेसरी इंटरमीडियरीज। तो मिडलमैन प्रोड्यूसर से सस्ता खरीदते, कंज्यूमर्स को महंगा बेचते थे, तो कोऑपरेटिव्स ने क्या किया, डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर सिस्टम बना दिया, मतलब कि डायरेक्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर को बेच देगा, तो मिडल मैन को ही हटा दिया इसने। एग्जाम्पल जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स बने हुए हैं। नेक्स्ट आता है फेयर प्राइसेस। कोऑपरेटिव्स इंश्योर रीजनेबल प्राइसेस फॉर कंज्यूमर्स एंड फेयर रिटर्न्स टू प्रोड्यूसर्स। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज कंज्यूमर को रीजनेबल प्राइस पर गुड्स देती है, प्रोड्यूसर्स को फेयर रिटर्न भी देती है। नेक्स्ट आता है प्रमोशन ऑफ सेल्फ हेल्प। मेंबर्स पूल दियर रिसोर्सेज एंड हेल्प देमसेल्व्स इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन अदर्स। तो कोऑपरेटिव्स का मतलब मेन मोटो होता है सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल हेल्प। जैसे मेंबर्स अपना पैसा लगाते हैं इसमें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन खुद चलाते हैं और जिसको भी नीड होती है उसकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूरल डेवलपमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रोमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज। तो इंडिया के जो रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट कम होता है, फैसिलिटीज़ कम होती हैं, इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने क्या किया, डेयरी, एग्रीकल्चर, हैंडलूम जैसे के थ्रू रूरल डेवलपमेंट किया है। एग्जाम्पल इसका ले लेंगे अमूल। तो अब क्या पढ़ेंगे हम, सिग्निफिकेंस फॉर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि सोशल मूवमेंट भी है। तो क्या क्या सिग्निफिकेंस है, पहला है इकोनॉमिक इक्वालिटी। कोऑपरेटिव इनकम गैप कम करती है ये और इक्वल अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है। सोशल वेलफेयर, दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंबर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। तो ये प्रॉफिट्स के अलावा एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग जैसे एरियाज में भी काम करती है। नेक्स्ट है इंकरेजमेंट ऑफ सेविंग्स। कोऑपरेटिव्स इंकरेज सेविंग्स एंड प्रोडक्टिव यूज ऑफ मनी। तो इसमें मेंबर्स क्या करते हैं, रेगुलर सेविंग्स करते हैं अपनी और प्रोडक्टिव यूज होता है उसका, जो भी सेविंग्स वो सेविंग करते हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। ईच मेंबर्स हैज इक्वल वोटिंग राइट्स इंश्योरिंग डेमोक्रेटिक कंट्रोल। तो कोऑपरेटिव्स में वन मेंबर इक्वल टू वन वोट होता है। कैपिटल के बेस पर पावर नहीं होती इस पर। जैसे कंपनी में क्या होता है कि शेयर होल्डर्स के पास जितने शेयर होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी वोटिंग पावर होगी, बट कोऑपरेटिव में ऐसा नहीं होता, इसमें वन मेंबर इक्वल टू वन वोट होता है। नेक्स्ट है बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दे हेल्प इन रिड्यूसिंग रीजनल इम्बैलेंस बाय ऑपरेटिंग इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो कोऑपरेटिव्स जो हैं तो रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में काम करती है, रीजनल इम्बैलेंस कम करती है ये। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेरिट्स और डीमेरिट्स इसके। तो मेरिट्स क्या क्या हैं, इजी फॉर्मेशन होता है, सिंपल रजिस्ट्रेशन से कोऑपरेटिव बन जाती हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रोल, वही डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, हर मेंबर को इक्वल राइट्स मिलते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, मेंबर्स का रिस्क लिमिटेड होता है। और गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट सब्सिडी, लोन्स, टैक्स बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है कोऑपरेटिव्स को। नेक्स्ट डीमेरिट्स क्या क्या हैं इसके, लिमिटेड कैपिटल,
मेंबर्स ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, प्रोफेशनल मैनेजर्स की कमी होती है, मतलब प्रोफेशनल मैनेजर्स की कमी होती है, इसमें प्रोफेशनल मैनेजर हायर नहीं किए जाते। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स का भी का इन्फ्लुएंस होता है इसमें। कंक्लूजन, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी बट रिक्वायर एफिशिएंट मैनेजमेंट फॉर सक्सेस। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट और कंट्रोल हो तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इंडिया इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन पब्लिक एंटरप्राइजेज, डिस्कस देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस इन इंडियन इकोनॉमी। तो पहले इंट्रोडक्शन, पब्लिक एंटरप्राइजेज ऑक्यूपाई अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द इंडियन इकोनॉमी। They were established to achieve rapid economic development, social justice, and balanced growth in a developing country like India. Public enterprises play a key role in building infrastructure, providing essential services, and protecting public interest. तो पब्लिक एंटरप्राइजेज उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को कहते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश की जाती हैं, जिनका ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होता है और जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती हैं। इन्हें हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी कहते हैं। मीनिंग क्या है, पब्लिक एंटरप्राइजेस आर बिजनेसेस एंटरप्राइजेस ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट आइदर होली और पार्टली। देयर प्राइमरी एम इज पब्लिक वेलफेयर रादर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, पहला है गवर्नमेंट ओनरशिप। तो पब्लिक एंटरप्राइजेज आर ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बोथ। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय द गवर्नमेंट। तो पब्लिक एंटरप्राइजेस का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है गवर्नमेंट ओनरशिप। इनमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों मिलकर कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सर्विस मोटिव। पब्लिक एंटरप्राइजेस का मेन मोटिव सर्विस होता है, प्रॉफिट नहीं, इसलिए ये सस्ते दाम पर गुड्स और इसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती हैं। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक एंटरप्राइजेज आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक थ्रू पार्लियामेंट, ऑडिट्स एंड गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। तो पब्लिक एंटरप्राइजेज जो है तो पार्लियामेंट के सामने अकाउंटेबल होती है, ऑडिट होता है, इसमें पब्लिक स्क्रूटनी होती है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आती है पब्लिक एंटरप्राइजेस के में। नेक्स्ट है लार्ज स्केल ऑपरेशंस। मोस्ट पब्लिक एंटरप्राइजेज ऑपरेट ऑन अ लार्ज स्केल ड्यू टू हैवी capital investment and infrastructure requirements. Public enterprises usually heavy industries, infrastructure sectors इनमें काम करती हैं। नेक्स्ट आता है मोनोपोली पोजीशन। मैनी पब्लिक एंटरप्राइजेस enjoy monopoly status, especially in sector like railways, defense and atomic energy. तो कई सेक्टर्स में सिर्फ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज ही काम करती हैं, जैसे डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, रेलवे हो गया। रीजन क्या होता है इसका कि नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन रहती है। मैनेजमेंट बाय प्रोफेशनल्स, पब्लिक एंटरप्राइजेज आर मैनेज्ड बाय प्रोफेशनली क्वालिफाइड मैनेजर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो पब्लिक एंटरप्राइजेस में प्रोफेशनल्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, इनके थ्रू ये जो एंटरप्राइजेज हैं ये मैनेज की जाती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? पब्लिक एंटरप्राइजेस के ऑब्जेक्टिव सिर्फ बिजनेस तक लिमिटेड नहीं होते, बल्कि ये नेशनल गोल्स को भी अचीव करती हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? सोशल वेलफेयर, टू प्रोवाइड इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक एट अफोर्डेबल प्राइस एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो पब्लिक एंटरप्राइजेज इसेंशियल गुड्स और रीजनेबल प्राइस पर पब्लिक को प्रोवाइड करती है।
Economic development, public enterprises help in accelerating industrial growth and economic development of the country. पब्लिक एंटरप्राइज जो है तो इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को फास्ट करती है। नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। दे क्रिएट लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। ये लार्ज स्केल में एम्प्लॉयमेंट और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स प्रोवाइड करती हैं पब्लिक को। नेक्स्ट आता है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रीज आर सेट अप इन बैकवर्ड एंड रूरल एरियाज टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस। तो गवर्नमेंट जो बैकवर्ड एरियाज में गवर्नमेंट जो है तो वो बैकवर्ड एरियाज में इंटरप्राइजेज लगाती है ताकि रीजनल इम्बैलेंस कम हो। एग्जांपल इसका ले सकते हैं जैसे स्टील प्लांट्स इन अंडर डेवलप्ड रीजन, तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और उस एरिया का डेवलपमेंट भी होगा। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ मोनोपोली एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो इसमें क्या होता है, प्राइवेट मोनोपोलीज को कंट्रोल करने के लिए पब्लिक एंटरप्राइजेज इस्टेब्लिश की जाती हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू डिफेंस, पावर एंड पेट्रोलियम आर डेवलप्ड टू इंश्योर नेशनल सिक्योरिटी। डिफेंस में, पावर में और पेट्रोलियम में, इन सबको गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज ही चलाती हैं ताकि नेशनल सिक्योरिटी बनी रहे। नेक्स्ट हम आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज इन इंडियन इकोनॉमी। तो पहला है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। The public enterprises have contributed significantly to the development of power, transport, communication and irrigation facilities. तो पब्लिक एंटरप्राइजेज ने पावर, ट्रांसपोर्ट, स्टील, ऑयल जैसे सेक्टर्स को डेवलप किया है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ। दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बाय सप्लाइंग बेसिक एंड कैपिटल गुड्स। तो इसमें क्या होता है, पब्लिक सेक्टर जो है तो वो बेस प्रोवाइड करता है प्राइवेट सेक्टर के लिए और सपोर्ट भी बनाता है। नेक्स्ट है हमारा प्राइस स्टेबिलिटी। बाय सप्लाइंग एसेंशियल गुड्स एट कंट्रोल्ड प्राइसेस, पब्लिक एंटरप्राइजेस हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग प्राइसेस। देन आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। Public enterprises help the economy during periods of recession by maintaining production and employment. Then self-reliance. They reduce dependence on imports and promote self-sufficiency in key industries. ये दूसरों पे डिपेंडेंसी कम करता है। इम्पोर्ट्स जैसे कि दूसरे देशों से इंपोर्ट करना, ये सब कम होता है और खुद की ही कंट्री में उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आता है प्रमोशन ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। पब्लिक एंटरप्राइजेज हेल्प इन रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज एंड अचीविंग सोशल जस्टिस। ये हेल्प करता है रिड्यूस करने में इनकम इनइक्वालिटीज और अचीव करने में सोशल जस्टिस को। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि है एक्सप्लेन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, डिस्कस देयर रोल एंड इम्पैक्ट इन इंडिया। तो इसका मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और कंपनीज ऑपरेटिंग इन मोर देन वन कंट्री। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन वो कंपनीज होती हैं जो कि एक से ज़्यादा कंट्रीज में अपना बिजनेस ऑपरेट करती हैं। आफ्टर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1991 एमएनसीज गेंड इम्पोर्टेंस इन इंडिया। 1991 में जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई थी उसके बाद ही एमएनसीज ने इंडिया में एंट्री ली थी। उसके पहले तक एमएनसीज नहीं थी इंडिया में, क्योंकि जब ब्रिटिश रूल था तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ था अपने इंडियन इकोनॉमी का। तो बाद में आफ्टर दी फ्रीडम ये एमएनसीज को अलाउ नहीं करती थी इंडिया। नेक्स्ट आते हैं मीनिंग ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। एन एमएनसी इज
a company with headquarters in one country and business operations in several other countries. तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जिसे हम शॉर्ट में एमएनसी कहते हैं, वो कंपनी होती हैं जो एक से ज़्यादा कंट्रीज में बिजनेस करती हैं। इसका मतलब कि इसके हेडक्वार्टर्स जो एक से ज़्यादा कंपनी में अपना बिजनेस ऑपरेट करती हैं, इसके हेडक्वार्टर्स एक कंट्री में होता है और प्रोडक्शन, मार्केटिंग या सर्विसेज का ऑपरेशन दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज में होता है। एग्जांपल ले लेंगे हम, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, कोका कोला, ये सब। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एमएनसीज के? पहला है ग्लोबल ऑपरेशंस। एमएनसीज एक से ज़्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करती है। प्रोडक्शन, मार्केटिंग और सर्विसेज ग्लोबल लेवल पर होती है इसमें। एग्जांपल कोका कोला हो गया। सेकंड, ह्यूज कैपिटल। एमएनसीज के पास बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिसोर्स होता है। ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन और ग्लोबल एक्सपेंशन पॉसिबल होती है। नेक्स्ट है एडवांस टेक्नोलॉजी। एमएनसीज लेटेस्ट मशीन्स, ऑटोमेशन और R&D यूज़ करती है। प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है इसमें और क्वालिटी इम्प्रूव होती है। तो ये सब टेक्नोलॉजी हमारी, जब इंडिया में एमएनसीज ओपन होंगी तो इंडिया में भी ये सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं। ये एक एडवांटेज भी है इसका। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हेडक्वार्टर्स से लिए जाते हैं इसमें, और पॉलिसी और स्ट्रेटजी ग्लोबली कोऑर्डिनेट होती है। मतलब जो हर एक कंट्री के अकॉर्डिंग ही पॉलिसीज बनाई जाती हैं इसमें, रूल्स और लॉ एंड ऑर्डर्स को फॉलो करके। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। हाईली स्किल्ड मैनेजर्स और एक्सपर्ट्स का यूज होता है। ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो कर होती है, क्योंकि हाईली स्किल्ड से मतलब है कि जो भी ज़्यादातर मतलब कि ज़्यादा स्किल्ड मैनेजर्स हैं जिस भी कंट्री के, तो वो मैनेज करते हैं जो भी एक्टिविटी होती है इसमें। नेक्स्ट हम आते हैं रोल ऑफ एमएनसीज इन इंडिया। पहला है कैपिटल इनफ्लो। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू इंडिया में कैपिटल आता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होती है और स्किल्ड और अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ दोनों को फ़ायदा होता है इसमें। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। एडवांस्ड मशीन और मॉडर्न टेक्निक्स इंडिया में आती हैं और डोमेस्टिक फर्म्स को भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर मिलता है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ग्रोथ। इंडियन प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में भी जाते हैं एमएनसीज के थ्रू, और फॉरेन एक्सचेंज अर्न होती है इसमें इससे, क्योंकि जो भी एक्सपोर्ट होता है वो डॉलर में होता है। तो डॉलर क्या है? एक तरह का फॉरेन एक्सचेंज है। स्किल डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज़ को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस मिलता है। देन आते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ, या कि कह सकते हैं लिमिटेशंस ऑफ एमएनसी। क्या क्या क्रिटिसिज्म है? पहला है प्रॉफिट रिपैट्रिएशन। इसमें प्रॉफिट्स मोस्टली होम कंट्रीज ले जाते हैं। जो भी एमएनसीज होती हैं तो वो होम कंट्री अपना प्रॉफिट ले जाती हैं, तो इंडिया में प्रॉफिट ज़्यादा रिटेन नहीं होता। थ्रेट टू स्मॉल इंडस्ट्रीज। लोकल स्मॉल फर्म्स के को compete करना मुश्किल हो जाता है इनकी वजह से। मोनोपोली और मार्केट डोमिनेंस का रिस्क भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है मोनोपोली पावर। मार्केट कंट्रोल करना या प्राइस मैनिपुलेशन ये भी पॉसिबल है एमएनसीज के लिए। कल्चरल इम्पैक्ट। वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस बढ़ता है। लोकल ट्रेडिशंस और लाइफस्टाइल्स पर अब इफ़ेक्ट पड़ता है। जब एमएनसीज आएंगी तो वेस्टर्न कल्चर ही ज़्यादातर बढ़ेगा अपने इंडिया में, तो ये एक तरह का लिमिटेशंस कह सकते हैं हम। देन कंक्लूजन। एमएनसीज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इकोनॉमिक ग्रोथ, बट इफेक्टिव रेगुलेशन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट। तो एमएनसीज इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये कैपिटल और टेक्नोलॉजी ब्रिंग करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं। लेकिन
इफ़ेक्टिव रेगुलेशन ज़रूरी है ताकि नेशनल इंटरेस्ट सेफ रहे। इसलिए एमएनसीज का बैलेंस बिटवीन बेनिफिट्स एंड रेगुलेशंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, डिस्कस इट्स मीनिंग, फीचर्स एंड स्टेजेस ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। जब कंपनी फॉर्म होती है तो उसका सबसे पहला स्टेज जो होता है वो प्रमोशन होता है। इट इन्वॉल्व्स डिस्कवरिंग अ बिजनेस आइडिया एंड टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स टू इस्टेब्लिश अ बिजनेस एंटरप्राइज। ये इन्वॉल्व करता है इसमें बिजनेस आइडिया और क्या क्या नेसेसरी स्टेप्स लिए जाएं बिजनेस एंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो promotion refers to all activities undertaken to bring a business into existence. The person who performs these activities is known as promoter. तो प्रमोशन का मतलब होता है, प्रमोशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंपनी को लीगल और प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस में लाने के लिए एक्टिविटीज़ की जाती हैं। जैसे बिजनेस आइडिया से लेकर कंपनी के रजिस्ट्रेशन और स्टार्ट होने तक के सब स्टेप्स प्रमोशन के अंडर आते हैं। इस स्टेज में प्रमोटर का रोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर वो पर्सन होता है जो कंपनी को प्लान करता है, रजिस्टर करवाता है, इनिशियल इन्वेस्टर्स अरेंज करता है, तो वो प्रमोटर होता है। नेक्स्ट हम आएंगे पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ प्रमोशन। क्या क्या फंक्शंस हैं प्रमोशन के? पहला फंक्शन है डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया। द प्रमोटर आइडेंटिफाइज प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो प्रमोटर को पहला बिजनेस आइडिया ढूंढना होता है। नेक्स्ट, आइडिया प्रॉफिटेबल होना चाहिए एंड देन मार्केट डिमांड और फ्यूचर स्कोप चेक किया जाता है। तो ये सब डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया हो गया। देन हम आते हैं डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन या फिर फीसिबल स्टडी कह सकते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि फिजिबिलिटी स्टडी इज कंडक्टेड टू चेक टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड मार्केट विएबिलिटी। इसमें टेक्निकल फिजिबिलिटी होती है जिसमें प्रोडक्शन कैसे होगा, मशीन्स क्या चाहिए, ये सब चेक होती हैं। कॉमर्शियल फिजिबिलिटी होगी जिसमें कॉस्ट और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट चेक किए जाएंगे। और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी होगी जिसमें कैपिटल कितना चाहिए और सोर्स क्या क्या होगा, ये सब स्टडी होती है इसमें। नेक्स्ट आता है रेजिंग कैपिटल। कैपिटल कहाँ से रेज किया जाएगा? अरेंजिंग फंड्स थ्रू शेयर्स, डिवेंचर्स और लोन्स। की शेयर्स से कैपिटल रेज की जाए, डिवेंचर्स से या लोन से। फिर आता है एक्वायरिंग रिसोर्सेज। तो लैंड, मशीनरी, मैन पावर एंड रॉ मटेरियल सारे अरेंज। तो इसमें ये सारे रिसोर्सेज को अरेंज करना होता है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज अरेंज करना, शेयर्स, डिवेंचर्स, लोन्स, ये सब। देन आता है कंप्लीशन ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, रजिस्ट्रेशन एंड कॉम्प्लियंस विथ लीगल रिक्वायरमेंट्स, रजिस्ट्रेशन विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, फाइलिंग ऑफ एमओए और फाइलिंग ऑफ एओए, ये सब करना होता है इसमें। नेक्स्ट हम आते हैं स्टेजेस ऑफ प्रमोशन। डिस्कवरी ऑफ आइडिया। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ आइडिया, बिजनेस आइडिया सोचा जाता है, मार्केट और डिमांड चेक की जाती है। जैसे कि एग्जांपल ले लें ऑनलाइन लर्निंग स्टार्टअप। सेकंड है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। इसमें वही टेक्निकल फिजिबिलिटी, मशीनरी, टेक्नोलॉजी की स्टडी की जाती है। कॉमर्शियल, कॉस्ट वर्सेस प्रॉफिट और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, कहाँ से अरेंज होगा, ये सब। देन आता है असेंबलिंग रिसोर्सेज, लैंड, बिल्डिंग, मैन पावर, रॉ मटेरियल, फाइनेंशियल रिसोर्सेज अरेंजमेंट, ये सब कहाँ से अरेंज होगा, सारे रिसोर्सेज को अरेंज कहाँ से किया जाए, ये सब इसमें स्टडी करना होता है। देन आता है फाइनेंसिंग दी बिजनेस। प्राइवेट कंपनी में कैपिटल जो होती है तो वो मेंबर्स के थ्रू आती है, और पब्लिक कंपनी में शेयर्स और डिबेंचर्स पब्लिक को इशू करके कैपिटल रेज होती है। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में क्या कहता है, आरओसी में एमओए प्लस एओए सबमिट किए जाते हैं। नेम अप्रूवल लेना पड़ता है, और उसके बाद जब
वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होता है, जो कि आरओसी के द्वारा इशू किया जाता है। एग्जाम के लिए एक पॉइंट है जो है प्राइवेट कंपनी को कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता, बट पब्लिक कंपनी को कमेंसमेंट सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो नेक्स्ट है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकती है, बट जो पब्लिक कंपनी है वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाती है। कंक्लूजन क्या है? प्रमोशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ensuring the successful establishment of a company by minimizing risk and ensuring proper planning. तो प्रमोशन ऑफ कंपनी का मेन एम है बिजनेस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करना, लीगल और फाइनेंशियल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करना। ये स्टेज कंपनी फॉर्मेशन का फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। नेक्स्ट हम आते हैं 7th क्वेश्चन पे, जो है एक्सप्लेन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपेयर देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप आर द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है और पार्टनरशिप है, ये सबसे पुराने और मोस्ट कॉमनली यूज किए जाने वाले फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं। These forms are generally suitable for small and medium scale businesses. ये स्मॉल और मीडियम स्केल जो बिजनेसेस होता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होते हैं। बोथ आर इजी टू फॉर्म एंड ऑपरेट बट डिफर इन ओनरशिप, कैपिटल, रिस्क एंड मैनेजमेंट। देन आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप की मीनिंग क्या होती है? अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन which is owned, managed, and controlled by a single person. The owner provides capital, takes decisions, bears all risk, and enjoys all profits. तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें बिजनेस का मालिक सिर्फ एक ही पर्सन होता है। वही ओनर बिजनेस को मैनेज करता है, वही प्रॉफिट कमाता है और वही लॉस को बियर करता है। इन सिंपल वर्ड्स बोलें तो वन मैन शो इक्वल टू सोल प्रोप्राइटरशिप। एग्जाम्पल्स जैसे किराना शॉप्स हो गई, मेडिकल स्टोर हो गए, टेलर शॉप एक्सेट्रा। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या क्या फीचर्स हैं? पहला है सिंगल ओनरशिप। बिजनेस का ओनरशिप सिर्फ एक पर्सन के पास होता है, इसलिए डिसीजन फास्ट होते हैं और कंप्लीट कंट्रोल होता है ओनर के पास। सेकेंड है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। द ओनर एंड बिजनेसेस आर द सेम इन द आइज ऑफ लॉ। लॉ के अकॉर्डिंग ओनर और बिजनेस अलग नहीं होते। तो जैसे कि बिजनेस का अगर लोन है तो वो ओनर का ही लोन माना जाएगा, बिजनेस का प्रॉफिट ओनर का प्रॉफिट माना जाएगा। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। द ओनर इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल बिजनेस डेट्स। अगर बिजनेस को लॉस होता है तो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज हो सकती है इसमें। एग्जाम्पल जैसे कि शॉप का लोन चुकाने के लिए ओनर को अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ेंगे। फोर्थ है डायरेक्ट कंट्रोल। ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय द ओनर हिमसेल्फ। ओनर खुद हर डिसीजन लेता है, क्या खरीदना है, क्या बेचना है और किसको हायर करना है, ये सारे डिसीजंस। नेक्स्ट है इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। वेरी फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड। इस इस बिजनेस को स्टार्ट या क्लोज करने के लिए कोई कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसेस नहीं होती, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होती, तो ईजिली फॉर्म हो जाती है और ईजिली क्लोज भी की जा सकती है। नेक्स्ट आते हैं मेरिट्स और डिमेरिट्स पे इसके। तो मेरिट्स क्या हैं? इजी टू फॉर्म एंड ऑपरेट। कम पैसा और कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इसलिए इसको ईजिली फॉर्म और ऑपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्विक डिसीजन मेकिंग्स। ओनर टेक्स इमीडिएट डिसीजन। ओनर अकेला डिसीजन लेता है, इसलिए डिले नहीं होता। कंप्लीट कंट्रोल। द ओनर हैज़ फुल कंट्रोल ओवर बिजनेस एक्टिविटीज।
हर एक्टिविटी पर ओनर का फुल कंट्रोल होता है। बिजनेस सीक्रेसी, ट्रेड सीक्रेट्स आर वेल मेंटेन्ड। ट्रेड सीक्रेट्स मेंटेन रहते हैं, वो बाहर नहीं जाते। और डायरेक्ट मोटिवेशन, प्रॉफिट डायरेक्टली ओनर को मिलता है, इसलिए हार्ड वर्क ज़्यादा होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो हार्ड वर्क करेगा उतना ज़्यादा उसे प्रॉफिट मिलेगा, तो मोटिवेशन मिलती रहती है इससे। नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। पहला है अनलिमिटेड लायबिलिटी, पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड टू पे बिजनेस डेट्स। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब कि यही कि अगर बिजनेस का कोई भी लोन्स या भी कोई भी लायबिलिटी होगी तो उसके लिए ओनर को अपने पर्सनल असेट्स बेचने पड़ जाएंगे। सेकंड है लिमिटेड कैपिटल, सिर्फ पर्सनल सेविंग्स पर बिजनेस चलाना पड़ता है इसमें। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, वन पर्सन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल फील्ड्स। एक आदमी सब काम में एक्सपर्ट नहीं होता। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी, बिजनेस में एंड ड्यू टू डेथ और इलनेस ऑफ ओनर। अगर ओनर की डेथ हो जाती है या बीमार पड़ जाता है तो मतलब कि वही कि परमानेंट डिसेबल हो जाता है, तो इससे बिजनेस को बंद करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है हैवी वर्कलोड, सारा काम एक ही पर्सन को करना पड़ता है, इसलिए वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आते हैं हम पार्टनरशिप में। मीनिंग क्या है पार्टनरशिप की? अ पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच टू और मोर persons come together to carry on a business and share profits and losses according to an agreement। तो जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं और प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। ये इट इज़ गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये बिजनेस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर आता है। एग्जाम्पल्स इसके ले लेंगे, जैसे सीए फर्म्स हो गए, लॉ फर्म्स हो गए या फैमिली बिजनेसेस हो गई जो कि पार्टनरशिप पे चलती हैं। फीचर्स क्या क्या हैं इसके पार्टनरशिप के? टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। एग्रीमेंट होना चाहिए, पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट पर बेस्ड होती है, इसलिए पार्टनरशिप डीड मेन होती है। इसमें पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है, जिसमें कि क्या क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, ड्यूटीज क्या क्या है पार्टनर्स की वो होता है, और कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है कि किसने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस में। नेक्स्ट आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग शेयर होता है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और जॉइंट एंड सेवरल होती है। अगर एक पार्टनर की गलती मतलब कि एक पार्टनर की गलती सबको भुगतनी पड़ सकती है। नेक्स्ट आता है म्यूचुअल एजेंसी, ईच पार्टनर एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द फर्म। तो हर पार्टनर जो है तो वो फर्म का एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी। जैसे इसमें एक पार्टनर का डिसीजन पूरी फर्म को बाइंड करता है। किसी एक पार्टनर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट या डील किया तो वो सबको मानना पड़ेगा कि हाँ डीलिंग हुई है। नेक्स्ट आता है मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पहला है मोर कैपिटल, कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल पार्टनर्स। तो मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं इसलिए कैपिटल भी ज़्यादा रहती है। शेयरिंग ऑफ रिस्क, लॉस का बर्डन सब पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट है बेटर मैनेजमेंट, डिफरेंट पार्टनर्स के पास डिफरेंट स्किल्स होती हैं तो मैनेजमेंट भी बेटर हो जाती है। नेक्स्ट है इजी फॉर्मेशन, लीगल फॉर्मेलिटीज आर मिनिमल, कंपनीज के कंपैरिजन में लीगल फॉर्मेलिटीज इसमें कम होती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, बिजनेस डिसीजंस कैन बी ईजिली चेंज्ड, बिजनेस डिसीजंस ईजिली चेंज किए जा सकते हैं पार्टनरशिप में। और डीमेरिट्स क्या क्या है पार्टनरशिप के? पहला है अनलिमिटेड लायबिलिटी, वही पार्टनर्स पर्सनल एसेट्स आर एट रिस्क, जो पार्टनर्स के जो पर्सनल एसेट्स होते हैं वो भी बेचे जा सकते हैं अगर कोई भी लायबिलिटी को क्लियर करना होगा। देन
पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, पार्टनर्स के बीच डिस्प्यूट हो सकता है ड्यू टू डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। और नेक्स्ट है लिमिटेड कैपिटल, कंपेयर टू कंपनीज कैपिटल इज स्टिल लिमिटेड, कंपनी के कंपैरिजन में कैपिटल फिर भी इसमें कम होती है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, डेथ और रिटायरमेंट से फर्म डिसॉल्व हो सकती है इसमें। रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी, एक पार्टनर का गलत डिसीजन पूरी फर्म को लॉस करा सकता है। एक्शंस ऑफ वन पार्टनर कैन बाइंड द फर्म। नेक्स्ट आते हैं कंपैरिजन बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। तो ओनर ओनरशिप के बेसिस पे सोल प्रोप्राइटर में एक पर्सन होता है, पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा पर्सन होते हैं। कैपिटल सोल प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड होती है, बट पार्टनरशिप में सोल प्रोप्राइटरशिप से तो ज़्यादा ही होती है क्योंकि दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी, अनलिमिटेड होती है दोनों में, जो भी ओनर या पार्टनर्स होते हैं। देन आता है मैनेजमेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल पर्सन मैनेज करता है, बट पार्टनरशिप में शेयर्ड होता है, मल्टीपल पार्टनर्स मैनेज करते हैं। रिस्क, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही बॉन्ड करेगा, बट पार्टनरशिप में शेयर्ड होता है, सब कोई एज पर एग्रीमेंट लॉस को बॉन्ड करेंगे। कंटिन्यूटी, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी अनसर्टेन होती है और पार्टनरशिप में भी अनसर्टेन होती है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, लाइबिलिटी एंड कंट्रोल। Introduction. A company is a popular form of business organization due to its separate legal identity and limited liability. Depending upon ownership, liability, and control, companies are classified into different types. The classification helps in understanding the structure, responsibility, and functioning of various companies. तो कंपनी एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इसका सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता है, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है और ग्रोथ का चांसेस ज़्यादा होते हैं। डिफरेंट बिजनेस नीड्स के अकॉर्डिंग कंपनीज को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ, पहला है टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो इसमें भी टाइप्स है अंदर। तो पहला है प्राइवेट कंपनी, ओनरशिप के बेसिस पे पहले प्राइवेट कंपनी को पढ़ेंगे। अ प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच restricts the transfer of shares, has a maximum of 200 members, cannot invite public to subscribe shares। तो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो शेयर्स के ट्रांसफ़र को रेस्ट्रिक्ट करती है, पब्लिक से कैपिटल रेज नहीं कर सकती, और इसमें मैक्सिमम मेंबर्स 200 होते हैं, मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट 200 होती है। फीचर्स क्या क्या है प्राइवेट कंपनी के, ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन की जाती है, इसमें लेस लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, बेटर कंट्रोल एंड सीक्रेसी रहती है। एग्जांपल क्या क्या लिए जाएंगे इसमें, प्राइवेट फैमिली बिजनेसेस, स्टार्टअप्स हो गए ये सब। नेक्स्ट आते हैं सेकंड है पब्लिक कंपनी। अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर्स, हैज मिनिमम 7 मेंबर्स, हैज नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर्स। तो पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है, इसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती। देन फीचर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, लार्ज कैपिटल बेस होता है इसमें क्योंकि कैपिटल पब्लिक से रेज की जाती है इशू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है इसमें, एग्जांपल जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट हम आएंगे गवर्नमेंट कंपनी में। तो गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मिनिमम 51% ऑफ द शेयर जो है वो शेयर 51% ऑफ शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों मिलकर ओनरशिप रखते हैं इसमें। फीचर्स क्या क्या हैं, गवर्नमेंट ओनरशिप रहती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम बनी होती है गवर्नमेंट कंपनी, और मैनेज की जाती है गवर्नमेंट अपॉइंटेड डायरेक्टर्स के थ्रू।
एग्जाम्पल जैसे भेल हो गई, ओएनजीसी हो गई या सेल हो गई। नेक्स्ट आते हैं, सेकंड टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के बेसिस पे कितनी टाइप्स की कंपनीज हैं। पहली हो गई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इन दिस टाइप द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स हेल्ड बाय देम। इस टाइप की कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी सिर्फ अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स तक लिमिटेड होती है। अगर शेयर्स फुल्ली पेड हैं तो कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। एग्जाम्पल मोस्ट प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज। नेक्स्ट आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो इसमें मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट दे एग्री टू कंट्रीब्यूट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। इस कंपनी में मेंबर्स गारंटी देते हैं कि वाइंडिंग अप के टाइम एक फिक्स्ड अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जितनी अमाउंट की वो गारंटी देते हैं सिर्फ उतनी ही उनकी लाइबिलिटी होती है। इन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप बीच में लाइबिलिटी उनकी अराइज नहीं होगी। नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड कंपनी। मेंबर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी सिमिलर टू पार्टनरशिप फर्म्स। भाई इसमें अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये बहुत ही कम फॉर्म की जाती है, ये पार्टनरशिप के जैसे इसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, क्योंकि फीचर्स रेयरली फॉर्म सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस के लिए ही सही होती है अनलिमिटेड कंपनी। थर्ड है टाइप्स ऑफ बिजनेसेस ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के बेसिस पे कितने टाइप्स की कंपनी है। पहली हो गई होल्डिंग कंपनी। अ होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी दैट कंट्रोल्स अनदर कंपनी बाय होल्डिंग मोर देन 50% शेयर्स और पावर टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। तो होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है। कंट्रोल का मतलब 50% से ज़्यादा शेयर होल्ड करना दूसरी कंपनी के और मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करना। कंट्रोल का मतलब इसमें हो गया डिसीजन मेकिंग पावर होती है होल्डिंग कंपनी के पास। नेक्स्ट आती है सब्सिडरी कंपनी। अ सब्सिडरी कंपनी इज अ कंपनी हुज कंट्रोल इज हेल्ड बाय अनदर कंपनी नोन एज द होल्डिंग कंपनी। तो जो होल्डिंग कंपनी होती है वो सब्सिडरी कंपनी को 50% से ज़्यादा शेयर होने के बाद किसी कंपनी के डिसीजंस ले सकती है, या मतलब कि कोई कुछ भी काम कर सकती है। तो सब्सिडरी कंपनी कौन सी होती है, जो होल्डिंग कंपनी के थ्रू कंट्रोल की जाती है, जो किसी और कंपनी के कंट्रोल में होती है, जिस पर होल्डिंग कंपनी का डोमिनेंस होता है। तो इसमें एग्जांपल जैसे ले लेंगे कि पेरेंट कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी हो गई और चाइल्ड कंपनी क्या कौन सी हो गई, वो सब्सिडरी कंपनी हो गई। नेक्स्ट आता है अदर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। और कौन कौन सी कंपनीज हैं। वन पर्सन कंपनी हो गई। अ कंपनी फॉर्म्ड विथ ओनली वन मेंबर इंट्रोड्यूस्ड टू इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप। ओपीसी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है। फीचर्स क्या क्या हैं इसके। सिंगल ओनरशिप होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है और सेपरेट लीगल एंटिटी रहती है। ये प्रमोट करता है एंटरप्रेन्योरशिप को। फॉरेन कंपनी कौन सी होती हैं। फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती हैं जो इंडिया के बाहर रजिस्टर होती हैं, बट उनका जो बिजनेस होता है वो इंडिया में भी रन कर रहा होता है, जैसे कि गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई। नेक्स्ट आती है सेक्शन 8 कंपनी। अ कंपनी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल एंड नॉन प्रॉफिट पर्पजेज सच एज एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर। सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनी होती है जो चैरिटेबल और नॉन प्रॉफिट पर्पज के लिए बनाई जाती हैं। इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाई जाती हैं और एजुकेशन हेल्थ चैरिटी के पर्पज के लिए फॉर्म की जाती हैं ये। नेक्स्ट हम अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। एक्सप्लेन पब्लिक एंटरप्राइजेज, डिस्कस देयर कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस इन द इंडियन इकोनॉमी। In a developing country like India, the government plays an important role in economic development. डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया में गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। टू अचीव सोशल वेलफेयर को अचीव करने में, बैलेंस ग्रोथ करने में या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में द गवर्नमेंट इस्टेब्लिशेस बिजनेसेस यूनिट्स नोन एज पब्लिक एंटरप्राइजेज। तो गवर्नमेंट क्या क्या करती है, बिजनेस को इस्टेब्लिश करती है जिनको हम कहते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेज। दीज एंटरप्राइजेज एम एट सर्विस एंड डेवलपमेंट रादर देन प्रॉफिट अलोन। तो ये
इनका एम क्या होता है, प्रॉफिट के अलावा इनका एम होता है सर्विस प्रोवाइड करना और डेवलपमेंट करना। देन आता है मीनिंग ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक एंटरप्राइजेज आर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट और बोथ, टू प्रोवाइड एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। दे आर आल्सो नोन एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। पब्लिक एंटरप्राइजेज उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को कहते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश की जाती हैं, जिसमें ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल सब कुछ गवर्नमेंट के पास होता है और जिनका मेन एम पब्लिक वेलफेयर होता है, प्रॉफिट नहीं। इन्हें हम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स ले लेंगे जैसे कि LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, एक्सेट्रा। देन हम आते हैं डेफिनेशन में। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैंसन ने क्या डेफिनेशन दी थी इसकी? पब्लिक एंटरप्राइजेज आर इकोनॉमिक एंटरप्राइजेज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। ये डेफिनेशन आप एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज: पब्लिक ओन्ड, सर्विस मोटिव, सोशल वेलफेयर, नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पब्लिक एंटरप्राइज का कॉन्सेप्ट प्राइवेट बिजनेस से बिल्कुल अलग होता है। कोर कॉन्सेप्ट इसका होता है यही, सर्विस मोटिव होता है, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। पब्लिक इंटरेस्ट फर्स्ट हो, सबसे पहले पब्लिक इंटरेस्ट आता है। लॉन्ग टर्म नेशनल डेवलपमेंट होता है इसमें। And they operate in key and strategic sectors where private sector participation is either inadequate or undesirable. Okay. Then आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है पब्लिक एंटरप्राइजेस के? पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टू प्रोमोट रैपिड इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को फास्ट करना और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ये होते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। फिर आता है सोशल वेलफेयर, टू प्रोवाइड इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेस। इसेंशियल गुड्स रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड कराना पब्लिक को और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करना। नेक्स्ट है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज बाय सेटिंग यूनिट्स इन बैकवर्ड एरियाज। बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज लगाना या रीजनल इम्बैलेंस कम करना, इससे क्या होता है कि रूरल डेवलपमेंट का रूरल एरियाज का डेवलपमेंट होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, टू क्रिएट लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। लार्ज स्केल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स दी जाती हैं पब्लिक को। कंट्रोल ऑफ मोनोपोली, टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन प्राइवेट हैंड्स। प्राइवेट मोनोपोलीज पर कंट्रोल किया जाता है और कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाता है। सेल्फ रिलायंस, टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज। इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम होता है और कंट्री आत्मनिर्भर बनती है। जो एक कोट आया था, मेड इन इंडिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस और या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज इन इंडियन इकोनॉमी। क्या क्या सिग्निफिकेंस है? पहला है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक एंटरप्राइजेज हैव डेवलप्ड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पावर, स्टील एंड ट्रांसपोर्ट। ये सब चीज़ें पब्लिक एंटरप्राइजेज ने डेवलप की हैं। पावर हो गया, ट्रांसपोर्ट, स्टील, ऑयल, ये सब। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, दे एक्ट एज अ फाउंडेशन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें बेसिक इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, प्राइवेट सेक्टर को बेस मिलता है जिससे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है। सपोर्ट टू प्राइवेट सेक्टर, दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स एंड सर्विसेज टू प्राइवेट इंडस्ट्रीज।
इसमें रॉ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट, पावर सप्लाई, ये सब चीज़ें प्राइवेट इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों से प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट है रेवेन्यू, जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। दे कंट्रीब्यूट टू गवर्नमेंट रेवेन्यू थ्रू प्रॉफिट्स एंड टैक्सेस। वही टैक्सेस, डिविडेंड्स और प्रॉफिट से गवर्नमेंट रेवेन्यू इंक्रीज होता है। नेशनल सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज लाइक डिफेंस एंड एटॉमिक एनर्जी आर कंट्रोल्ड बाय पब्लिक सेक्टर। तो जो भी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज होती हैं तो वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, इससे कंट्री सेफ रहती है, नेशनल सिक्योरिटी बढ़ती है। सोशल जस्टिस, दे प्रमोट इक्वालिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। इनकम इनइक्वालिटी कम होती है, वीकर सेक्शंस को बेनिफिट मिलता है। थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कोई सजेशन हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।